नमस्कार दोस्तों, मई 2023 की मंथली मैगज़ीन के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसका चौथा पिलर पढ़ने वाले हैं। 3 पिलर्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चौथा पिलर है इसका सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी इंटरनेशनल टेररिज्म किसे कहते हैं, क्यों सुर्खियों में है, सबसे पहले ये समझेंगे। भारत के रक्षा मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के देशों से आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की दिशा में प्रयास करने तथा आतंकी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने वालों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है SCO से। ठीक है, SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे ये भारत ने ये आह्वान किया है, इसलिए सुर्खियों में है। ये मई 2023 की खबर है। आतंकवाद के क्या प्रभाव होते हैं, आतंकवाद क्या होता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे, देखिए ध्यातव्य है कि आतंकवाद इसके सभी रूपों का मुकाबला करना भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। भारत जो है आतंकवाद उसके सभी रूपों का मुकाबला करता है, इसकी ये भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। हालांकि आतंकवाद की प्रकृति और गतिविधियों का स्वरूप इसे एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्य बनाता है। आतंकवाद जो होता है वो आपराधिक कृत्य होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्य होता है आतंकवाद। ऐसे में केवल राष्ट्र की प्रतिबद्धता के साथ इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत वैश्विक आतंकरोधी संरचना के निर्माण में आतंकवाद से जुड़ी सभी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाने के लिए वैश्विक मंचों का उपयोग करता है। सबसे पहले आतंकवाद के बारे में समझेंगे। आतंकवाद वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बल का प्रयोग करने वाला गैर कानूनी तरीका है। ये मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक को प्रभावित करता है। व्यापक अर्थों में आतंकवाद स्वतंत्रता का विरोधी है और ये स्वतंत्रता को दबाने का भी प्रयास करता है। आतंकवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक क्या है वो समझेंगे। तो ऐसे इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, कौन कौन से कारक हैं। जैसे वैचारिक कारक कौन से हैं वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे निर्जातीय राष्ट्रवाद और अलगाववाद इस तरह से कारक के रूप में किस तरह से कार्य करता है, मतलब आतंकवाद की उत्पत्ति के कारक किस तरह से हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण के स्तर पर भी देखेंगे आतंकवाद की उत्पत्ति के कारक। इसके अलावा विदेश नीति के रूप में आतंकवाद को भी समझेंगे और कमज़ोर शासन प्रणाली वाले देश और वहाँ के गरीब समाज, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय, इसको भी हम समझेंगे। देखिए आतंकवाद की उत्पत्ति के कई कारणों में पहला है वैचारिक कारक। अक्सर धार्मिक या राजनीतिक मान्यताओं से प्रेरित उग्रपंथी विचारधाराएं व्यक्तियों को आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के लिए उकसा सकती है। वर्तमान में 3 अतिवादी विचारधाराओं में शामिल होते हैं: वामपंथी साम्यवाद, दक्षिणपंथी पूंजीवाद और धार्मिक विचारधाराएं। ये जो होते हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारक होते हैं। वामपंथी साम्यवाद जो होता है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दक्षिणपंथी पूंजीवाद भी और धार्मिक विचारधाराएँ भी इनमें शामिल होती हैं। दूसरा जो है आतंकवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है, उनमें हैं हम समझेंगे निर्जातीय राष्ट्रवाद और अलगाववाद। आत्मनिर्णय या स्वाधीनता से संबंधित निर्जातीय या राष्ट्रवादी आकांक्षाएं अक्सर आतंकवाद की उत्पत्ति का कारण बन सकती हैं। किसी विशेष निर्जातीय या राष्ट्रीय समूह की स्वतंत्रता या स्वायत्तता की मांग करने वाले अलगाववादी आंदोलन जो हैं रणनीतिक रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। वैश्वीकरण के स्तर पर समझेंगे तो वैश्वीकरण ने आवागमन और संचार प्रणालियों द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। साथ ही वैश्वीकरण जनित आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तनों ने भी इसे और प्रोत्साहित किया है। विश्व में बढ़ती भीड़ और सामूहिक एकत्रीकरण यानी उत्सव आदि में आतंकवाद के लिए जो लक्ष्य है वो आसान और व्यापक बन जाते हैं। अब समझेंगे विदेश नीति के रूप में आतंकवाद। शत्रु देशों द्वारा आतंकवाद को युद्ध के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि आधुनिक युद्ध की अति विनाशकारी प्रकृति और अप्रत्याशित परिणाम के कारण इसे वहन करना मुश्किल हो गया है। आधुनिक जो युद्ध का तरीका है वो अप्रत्याशित परिणाम लाता है, विनाशकारी प्रकृति का होता है, इसलिए बहुत सारे देश प्रत्यक्ष युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि तालिबान, अलकायदा, ओसामा बिन लादेन संबंधों से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। उदाहरण के लिए लादेन ने आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने हेतु शिविर स्थापित किए थे। इन शिविरों में उन आतंकवादियों ने भी प्रशिक्षण पाया जो कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देते हैं। इसके अलावा कमज़ोर शासन प्रणाली वाले देश और वहाँ के गरीब समाज, ये भी एक कारक है आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का।
ऐसे देशों में धनी देशों की तुलना में गृह युद्ध की अधिक आशंका बनी रहती है, कमज़ोर शासन प्रणाली वाले और गरीब देश समाज वाले देशों में, और इस वजह से यहाँ के समाज में आतंकवाद का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय समझें तो कई बार कोई व्यक्ति या समूह ये महसूस करता है कि आर्थिक असमानता, राजनीतिक दमन या कुछ शक्तियों के प्रभुत्व की वजह से उसके वैश्विक स्तर पर उसके साथ अन्याय हुआ है। इन वजहों से उसमें बदला लेने की भावना पैदा होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS जैसे अतिवादी समूह का उदय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय जैसे कारकों के कारण हुआ है या उसका उदाहरण है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब हम समझते हैं आतंकवाद से निपटने के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें। इसमें कई पहले हैं, जैसे सबसे पहले तो हम समझेंगे GCTS, फिर उसके बाद हम समझेंगे UNSC के द्वारा जो ये CTC शुरू की गई है। इसके अलावा फिर हम समझेंगे GCTS भी और GCTF भी, फिर FATF समझेंगे, और फिर RATS समझेंगे, फिर GTI समझेंगे, यानी GTI जो है वो, इसके अलावा CCIT भी समझेंगे। इन सब को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारी पहलें शुरू हुई हैं, जैसे मैं नाम बताऊंगा इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा कि ये नाम क्या बताए जा रहे हैं। अब देखिए आतंकवाद के सबसे पहले हम प्रभाव देख लेते हैं, आतंकवाद से क्या प्रभाव पड़ते हैं। किसी भी आतंकवादी घटना के घटने से जीवन और संपत्ति की हानि होती है। दूसरा, आतंकवाद के कारण फैले डर से जनता के बीच सामान्य वाद विवाद के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, राजनीतिक चरमपंथियों को मजबूती मिलती है और कई बार समाजों के ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके कारण आतंकवाद रोधी उपायों पर सरकारी व्यय में वृद्धि होती है, जबकि सरकार के पास संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। आतंकवाद रोकने जैसी गतिविधियों में अतिरिक्त धन व्यय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वास्तविक या कथित खतरों के कारण व्यवसाय का भी नुकसान होता है। अब वैश्विक पहलें जो आतंकवाद के विरुद्ध शुरू की गई हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। उससे पहले हमें ये GCTS के 4 स्तंभ समझ लेते हैं। GCTS जो है ये क्या है? GCTS है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी यानी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति। तो देखिए GCTS के 4 स्तंभ में पहला है आतंकवाद के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियों से निपटने के उपाय। दूसरा, आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने के उपाय करना। तीसरा GCTS के स्तंभ के रूप में है आतंकवाद को रोकने और इससे निपटने के लिए देशों की क्षमता का निर्माण करने के उपाय करना, साथ ही इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करना। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मूल आधार के रूप में सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और विधि के शासन का सुनिश्चित करने का उपाय करना, ये चौथा स्तंभ इसका है। GCTS यानी कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी यानी GCTS ये समझते हैं अब हम। तो आतंकवाद से निपटने के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलों में पहली हैं ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी यानी GCTS। उसके 4 स्तंभ हमने जाने। देखिए ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति। तो GCTS ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी वैश्विक आतंकरोधी रणनीति है और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई, इसलिए इसको UNGCTS भी कह सकते हैं आप। GCTS क्या है? इसे 2006 में महासभा के एक संकल्प के रूप में अपनाया गया था। यह एक अनूठा वैश्विक साधन है जिसका उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाना है। ये 4 स्तंभ पर आधारित हैं। कौन से 4 स्तंभ है अभी हमने जाने, जैसे आतंकवाद के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियों से निपटने का उपाय करना, तो आतंकवाद प्रसार के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उनसे निपटना। इसके अलावा आतंकवाद रोकना और उससे निपटना। इसके अलावा आतंकवाद को रोकने के निपटने के लिए देशों की क्षमता का निर्माण करना। ठीक है। इसके अलावा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका जो है उसमें मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मूल आधार के रूप में सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और विधि का शासन सुनिश्चित करने के उपाय करना। तो ये 4 स्तंभ हैं। दूसरी जो पहल है वो है UNSC की CTC। UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी। CTC जो है वो समझनी है। तो GCTS और CTC। तो CTC क्या है? इसे UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 2001 में जो है 1373वें संकल्प के रूप में
कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। इस संकल्प के तहत देशों से अनुरोध किया गया है कि उन्हें अपने देश में, अपने क्षेत्र में दुनिया भर के आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए। तीसरा जो हम समझेंगे वो है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम यानी GCTF। तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के साथ साथ फोरम की भी बात कर लेते हैं। तो ये आतंकवाद से निपटने की पहलों में शामिल हैं। देखिए GCTF यानी कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम जो हैं, ये अनौपचारिक, गैर राजनीतिक और बहुपक्षीय मंच हैं। फोरम यह हितधारकों के बीच खुली चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा ये दुनिया भर के विशेषज्ञों और पेशेवरों को एकजुट करता है। भारत भी इस फोरम का, इस मंच का सदस्य है, GCTF का। अगला है यूनाइटेड नेशंस काउंटरिंग टेररिज्म ट्रैवल प्रोग्राम। यह संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी कार्यालय यानी कि UNOCT यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इसकी एक प्रमुख वैश्विक पहल है। ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस काउंटरिंग टेररिज्म ट्रैवल प्रोग्राम जो है, ये इसकी पहल है UNOCT की। UNOCT यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, उसकी पहल है। ये है पहल आतंकवादियों का पता लगाने और उससे निपटने के लिए सदस्य देशों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती हैं। ऐसी गतिविधियों का पता इंटरपोल डेटाबेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का उपयोग करके लगाया जाता है। अगला है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF। यह मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है। यह इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास और उसका क्रियान्वयन करता है। अगली पहल है SCO की यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर RATS जो है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर RATS रैट्स, SCO के रैट्स पढ़ रहे हैं अभी हम। तो ये क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना कहते हैं रैट्स को। यह आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग को विकसित करने व मजबूत करने का काम करती हैं। अगली जो है वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP द्वारा प्रकाशित किया जाता है GTI। और GTI जो इंडेक्स है ये आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण करने वाला एक व्यापक अध्ययन है। यह इंडेक्स आवश्यक नीतिगत कदमों को बेहतर ढंग से समझने और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी CCIT। ये भी अगली पहल है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय। तो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी CCIT का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सभी रूपों को गैर कानूनी या आपराधिक कृत्य घोषित करना और ये आतंकवादी गुटों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध नहीं होने देना और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना और धन और हथियारों तक उसकी पहुंच नहीं होने देना। इस अभिसमय को भारत ने 17 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रस्तुत किया था। अब हम समझते हैं आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में मौजूद चुनौतियाँ कौन कौन सी, इसको समझना होगा हमें। चुनौतियों को हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे आतंकवाद की परिभाषा को लेकर के अस्पष्टता, ये एक चुनौती है। इसके अलावा व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव भी चुनौती के रूप में सामने आता है। इसके अलावा अपर्याप्त घरेलू क्षमता भी इसमें चुनौती है। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी, इसके अलावा आतंकवाद का वित्त पोषण भी इसमें एक बड़ी चुनौती सामने आती हैं। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए आतंकवाद से निपटने में चुनौतियाँ हैं। आतंकवाद से निपटने हेतु भारत द्वारा शुरू की गई पहले नीतिगत पहलों पर नज़र डालेंगे, फिर हम आतंकवाद से निपटने के लिए मौजूदा चुनौतियों की बात करेंगे। आतंकवाद से निपटने हेतु भारत द्वारा शुरू की गई घरेलू नीतिगत पहलें कौन सी हैं? तो भारत ने खुद ने घरेलू पहलें जो शुरू की हैं उसमें है, पहला है गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967। गैर कानूनी गतिविधियाँ जो हैं उनकी रोकथाम को लेकर के जो अधिनियम बनाया था भारत ने 1967 में। यह अधिनियम व्यक्तियों और संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावी उपबंध करता है। इसके अलावा NIA भी बनाया है भारत ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से हम कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है NIA। ये NIA जो है इसकी स्थापना भारत ने की है। ये भी एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ठीक है। इसकी स्थापना 2008 में आतंकी हमले के बाद में की गई थी और 2011 में शायद ये पूरी तरह से सामने आई। NIA ऐसी एजेंसी में देश में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या NAT ग्रिड, ठीक, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक, नेशनल NA और इंटेलिजेंस ग्रिड या NATGRID ग्रिड। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रदान करना है। इसके अलावा भारत द्वारा शुरू की गई एक अगली पहल देखें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 2 नए डिवीज़न जो हैं किए गए हैं, जैसे आतंकवाद रोधी और उग्रपंथी रोधी डिवीज़न। इसके अलावा साइबर एवं सुरक्षा डिवीज़न का गठन किया गया है। तो ये 2 डिवीज़न किए गए हैं भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत ये किए गए हैं। इनका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद रोधी, साइबर सुरक्षा आदि से संबंधित समस्याओं पर नज़र रखना। अब हम समझते हैं आतंकवाद से निपटने में प्रमुख चुनौतियों की बात करते हैं। सबसे पहली है आतंकवाद की परिभाषा को लेकर अस्पष्टता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद शब्द को लेकर इसमें कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं बन पाई है। इसके चलते दुनिया भर के राष्ट्रीय कानूनों में आतंकवाद की परिभाषा अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट बनी हुई है। दूसरी चुनौती है व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव, यानी आतंकवाद से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क को संयुक्त राष्ट्र के किसी व्यापक संधि के रूप में व्यवस्थित नहीं किया गया है। इसकी जगह यह फ्रेमवर्क अलग अलग स्रोतों जैसे संधियों, सुरक्षा परिषदों, इसके अलावा महासभा के संकल्पों और न्याय शास्त्रों में प्राप्त होता है। अपर्याप्त घरेलू क्षमता ये भी एक चुनौती है। राष्ट्रीय दंडिक न्याय प्रणालियों में आतंकी गतिविधियों से जुड़े अपराध के लिए मुकदमा चलाने जैसे संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए। हालांकि इस दिशा में प्रावधान करने हेतु पर्याप्त घरेलू क्षमता नहीं होने के कारण आतंकवाद रोधी प्रयास अप्रभावी रह जाते हैं। अगली चुनौती है नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। वर्ष 2019 की मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे आतंकवाद रोधी उपाय नागरिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तथा नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संरक्षकों के अधिकारों का हनन करते हैं। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु राष्ट्रों को कई नई और पहले से मौजूद चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं? तो आगे की राह के रूप में हम समझेंगे आतंकवाद को रोकने और उसे निपटाने हेतु देशों की क्षमता को बढ़ा करके काम किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रों की क्षमता को बढ़ाने में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा आतंकवाद रोधी घटकों के तहत लैंगिक पहलू शामिल करना, ये सब शामिल हैं। तो आगे की राह के रूप में पहला बिंदु है आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने हेतु देशों की क्षमता को बढ़ाना। आतंकवाद रोधी मौजूदा संस्थानों की क्षमता को और मजबूत किया जाना चाहिए। आतंकवाद को रोकने के लिए उससे निपटने के लिए संबंधित देशों की क्षमताओं को मौजूद कमियों को पहचान की जानी चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा सीमा प्रबंधन प्रणालियों में सुधार और उनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है राष्ट्रों की क्षमता को बढ़ाने में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना। राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में सर्वोत्तम उपायों को साझा करना चाहिए, साथ ही मौजूदा कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और उसके दायित्वों का पालन करने में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और प्रोटोकॉल्स के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करनी चाहिए। संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। तकनीकी सहायता प्रदान करते समय सामंजस्य स्थापित करने तथा दक्षता में सुधार करने पर बल देना चाहिए। इसके अलावा आतंकवाद से निपटने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आतंकरोधी घटकों के तहत लैंगिक पहलू शामिल करना। महिला शांति व सुरक्षा यानी कि WPS यानी कि विमेन पीस एंड सिक्योरिटी तथा आतंकवाद एवं हिंसक उग्रवाद से निपटने के एजेंडे के एकीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए।
आतंकवाद से निपटते समय लैंगिक पहलू को शामिल करने हेतु निम्नलिखित घटकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे आतंकवाद की पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं पर ध्यान देना। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाली, बढ़ावा देने वाली, आतंक के समर्थन के रूप में शामिल महिलाओं की निगरानी करना। इसके अलावा आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने की दिशा में एजेंट के रूप में शामिल महिलाओं पर ध्यान देना। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों पर आतंकवाद रोधी रणनीतियों के पड़ने वाले अलग अलग प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकारों की सुरक्षा देखें तो आतंकवाद रोधी उपायों के दौरान मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। आतंकवाद से निपटने के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए विचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह किसी भी आतंकवाद रोधी रणनीति की संपूर्ण सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा जन जागरूकता और सहयोग देखें तो आतंकवाद से जुड़े खतरों और सार्वभौमिक आतंकवाद रोधी उपायों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य प्राधिकरणों, निजी क्षेत्र, व्यावसायिक समुदाय, उद्योग, नागरिक समाज और मीडिया के बीच जहां भी उपस्थित हो सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ये स्पष्ट करना चाहिए कि मानवीय सुरक्षा और सहायता कभी भी आतंकवाद के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाएगा, मानवीय सुरक्षा को। इसके अलावा आतंकवाद से निपटने संबंधी संकल्पों को तैयार करने में नागरिक समाज की मदद लेनी चाहिए। तो इस प्रकार सुरक्षा का पहला बिंदु हमने आसानी से पूरा कर लिया। दूसरा इसका टॉपिक है भारत में मादक पदार्थों से जुड़े जोखिम यानी ड्रग मेनेस इन इंडिया। तो ड्रग मेनेस हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम मैनेस में, सुर्खियों में क्यों, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB और भारतीय नौसेना ने संयुक्त अभियान में केरल तट के पास कम से कम 2500 किलोग्राम मादक पदार्थ को जब्त किया था। ठीक है, भारतीय नौसेना ने और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने संयुक्त रूप से अभियान किया और केरल तट के आसपास जो हैं 2500 किलोग्राम मादक पदार्थों को जब्त किया है। इसमें मेथाम्फेटामाइन होने की आशंका व्यक्त की गई है। मेथाम्फेटामाइन क्या होता है इसको समझिएगा आप। अब देखते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। तो NCB के अनुसार ये देश मेथाम्फेटामाइन की सबसे बड़ी जब्ती हैं। ठीक है, ये देश में मेथाम्फेटामाइन की सबसे बड़ी जब्ती है। NCB के अनुसार मेथाम्फेटामाइन जो है उसकी सबसे बड़ी जब्ती है NCB के अनुसार ये देश में। ये जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की गई हैं। ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या था? ऑपरेशन समुद्रगुप्त को NCB ने यानी नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ने जनवरी 2022 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य समुद्री मार्ग से लाए गए प्रतिबंधित मादक पदार्थों को भारत में प्रवेश करने से रोकना है। यह ऑपरेशन केंद्र सरकार की एक योजना का हिस्सा है जिसके तहत 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में मादक पदार्थों के जोखिम हेतु उत्तरदायी कारक। तो बहुत सारे कारकों के तहत हम समझेंगे कि भारत में मादक पदार्थों का खतरा क्यों है और इसके लिए क्या क्या कारक जो है काम कर रहे हैं। तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति इसके लिए एक बड़ा कारक बनती है। इसके अलावा समुद्री मार्गों का उपयोग भी, इसके अलावा कुरियर और डाक सेवाओं का दुरुपयोग भी, इसके अलावा नार्को टेरर एंगल भी, इसके अलावा अव्यवस्थित व खुली सीमाएं, पोरस सीमाएं जो हैं, उसके अलावा प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो प्रौद्योगिकी दुरुपयोग होता है, इसके अलावा विषम आर्थिक कारकों के लिए कारण मांग में वृद्धि, इसके अलावा जांच एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के कारण जो हैं ये सब हो रहा है। अब देखिए, मादक पदार्थों के जोखिम हेतु उत्तरदायी कारकों में पहला है भारत की भौगोलिक स्थिति। परंपरागत रूप से भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में अवस्थित हैं। प्राकृतिक रूप से भारत जो है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है देखिएगा, इसको आपको समझना चाहिए। भारत की स्थिति जो है गोल्डन क्रिसेंट यानी कि पाकिस्तान से लेकर के ईरान तक का इलाका जिसमें काफ़ी क्षेत्र शामिल हैं। तो ये सभी क्षेत्र जो हैं, जो भी क्षेत्र जिसमें हैं पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान इलाका, इसके अतिरिक्त ईरान है, इराक़ है, ये सब जो भी इसमें शामिल हैं, तो ये इस तरफ वाला इलाका जो है गोल्डन क्रिसेंट कहलाता है। जबकि भारत के अगर पूर्व की तरफ चले जाएं तो म्यांमार, इसके अलावा थाईलैंड और इसके अलावा वियतनाम। तो म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, लाओस,
इनको मिलाकर के जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है इनके और गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में भारत स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल जो है पूर्व की ओर बनता है, गोल्डन क्रिसेंट पश्चिम की ओर बनता है। भारत की स्थिति जो है गोल्डन ट्रायंगल यानी कि पूर्व के त्रिभुज के इसके अलावा गोल्डन क्रिसेंट के बीच में स्थित हैं। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की लगभग 90% मांग जो है अवैध इन दोनों क्षेत्रों से पूरी की जाती है। वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की लगभग 90% मांग जो है, जैसा कि मैंने इस क्षेत्र बताए हैं, इन क्षेत्रों द्वारा पूरी की जाती हैं। दूसरा है समुद्री मार्गों का दुरुपयोग जो है वो भी इसमें एक कारक हैं। और मादक पदार्थों हेतु जोखिम जो है उनके हेतु मादक पदार्थों के जोखिम के लिए उत्तरदायी कारक। तो मादक पदार्थों का जोखिम क्यों बना हुआ है उसके लिए एक कारक तो मैंने बता दी, भारत की स्थिति। दूसरा समुद्री मार्गों का दुरुपयोग होता है, ये भी एक कारक है जोखिम होने का। ठीक है, मादक पदार्थ एक खतरा बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए समुद्री मार्ग भी कारक जिम्मेदार हैं। भारत में तस्करी किए जाने वाले कुल मादक पदार्थों का लगभग 70% हिस्सा समुद्री मार्गों अरब व बंगाल की खाड़ी से आता है। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुरियर और डाक सेवाओं का दुरुपयोग। हाल ही में वर्षों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुरियर और डाक सेवाओं का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। इसमें 2019 की तुलना में 2020 में 300% और 2021 में 200% की बढ़ोतरी हुई है। 2020 में 300%, 2021 में 200% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एक कारक है इसमें नार्को टेरर एंगल। पाकिस्तान में आतंकी संगठन वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर स्थल और समुद्र के जरिए सक्रिय रूप से मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। नार्को टेरर एंगल, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। अब मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के लेन देन के लिए ऐसे संगठित गिरोहों की मदद ली जा रही है जो कभी अपने स्थानीय क्षेत्रों में जबरन वसूली की गतिविधियों पर अंजाम देते थे। इसके अलावा भारत अवस्थिति व खुली सीमाएँ जो हैं भारत के लिए एक खतरा बनी हुई हैं। देखिए, भारत में हेरोइन की अधिकतर तस्करी भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए होती हैं। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा से होकर भारी मात्रा में गांजे की तस्करी की जाती है। प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग देखें तो पंजाब में सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की आपूर्ति के लिए ड्रोन का इस्तेमाल एक नया तरीका है। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। डार्क नेट बाजार अपनी गोपनीयता और कम जोखिम के कारण मादक पदार्थों के पारंपरिक बाजारों की जगह ले रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी भुगतान और कुरियर सेवाओं की मदद से की जाने वाली डोर स्टेप डिलीवरी ने डार्क नेट पर मादक पदार्थों के लेन देन को बढ़ा दिया है। इसके अलावा एक कारक जो है खतरे का वो है विषम आर्थिक कारकों के कारण मांग में वृद्धि। एक तरफ बेरोजगारी है तो वहीं दूसरी ओर धन तक आसान पहुंच के कारण उत्तर पश्चिम राज्यों में मादक पदार्थों के सेवन व लत में भारी वृद्धि हुई है। जांच एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां देखें तो इसमें केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने वाले तंत्र की कमी है। मादक पदार्थों के वितरकों को पकड़ने पर अधिक ध्यान नहीं देना आदि इसमें शामिल चुनौतियां हैं। अब हम समझेंगे मादक पदार्थों के जोखिमों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को और कौन कौन से कानून बने हैं। उससे पहले समझ लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या है। देखिए, यह एक गृह मंत्रालय की पहल है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है गृह मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक पहल है। तो इसकी उत्पत्ति देखें तो इसकी उत्पत्ति 1986 में, इसका गठन 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि NDPS नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट 1985 के तहत किया गया था। NDPS एक्ट 1985 में जो ये एक्ट है इसके माध्यम से 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB का गठन किया गया था। NCB के कार्य देखें, सौंपे गए कार्य तो NDPS यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम जो है 1985 का ये अधिनियम है। इस अधिनियम NDPS अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, इसके अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम आदि के तहत अलग अलग कार्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का समन्वय करना ये इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम है। ठीक है, ये क्या करता है, NDPS अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम आदि के तहत अलग अलग कार्यालयों द्वारा की जाने वाली जो कार्रवाई होती है उनका समन्वय करता है, एक साथ मिलाता है उनको। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के तहत मादक पदार्थों को अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के लिए साकार
सरकार पर जो दायित्व हैं उन्हें पूरा करना, मादक पदार्थों और ड्रग्स के अवैध व्यापार को रोकने और उन पर नियंत्रण करने के लिए सार्वभौमिक कार्रवाई हेतु विदेशों में संबंधित प्राधिकरणों की सहायता प्रदान करना, ये भी इस एनसीबी का कार्य हैं। इसके अलावा एनसीबी मादक पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों के संबंध में अन्य संबद्ध मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का भी समन्वय करता है। इसकी शक्तियों की बात करें तो इसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन मुकदमा चलाने की सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब हम समझेंगे मादक पदार्थों के जोखिमों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति को अपनाया है। इस रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या है? संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, मादक पदार्थों पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी सभी एजेंसियों का सशक्तिकरण करना, उनके बीच समन्वय को बढ़ावा देना। इसके अलावा जागरूकता अभियान की शुरुआत करना। तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए किया है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है 1985 का, यह जो जिसको हम एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, एनडीपीएस एक्ट 1985 का है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इसको हम कहते हैं। हिंदी में इसका नाम मुझे मिला नहीं है। यह नारकोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक यानी मन प्रभावी पदार्थों के उपयोग को विनियमित करने वाला एक प्रमुख कानून है। यह नारकोटिक, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में के गैरकानूनी व्यापार से संबंधित अपराधों को दंडित करने के लिए कठोर फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस कानून से संबंधित अपराध के लिए कारावास की सज़ा और संपत्ति की जब्ती संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। अधिनियम की धारा 27A, यह धारा गैरकानूनी तस्करी के वित्त पोषण और अपराधियों के शरण देने के अपराध में सज़ा का प्रावधान करती हैं। संयुक्त समन्वय देखें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नार्को समन्वय केंद्र स्थापित किया है। यह अलग अलग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह, ठीक है, बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा परिषद, समुद्री सुरक्षा समूह इसको हम कहते हैं। तो हम कहते हैं मल्टी एजेंसी मैरीन सिक्योरिटी ग्रुप। तो मल्टी एजेंसी मैरीन सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह जो हैं, इस समूह का गठन किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत। यह समुद्री मार्ग से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी की निगरानी करता है। मल्टी एजेंसी मरीन सिक्योरिटी ग्रुप MAMSG समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कानून एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। अन्य देशों के साथ सहयोग देखें तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG, इंडियन कोस्टल गार्ड जो हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको हम कहते हैं, ICG ने श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनके तटरक्षक बलों के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित किया है। NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्षमता को बढ़ाना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो जिसको हम कहते हैं, कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। तो NCB की क्षमता को बढ़ाना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्षमता को बढ़ाना। NCB के पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में केवल 3 क्षेत्रीय कार्यालय थे। दिल्ली में था एक, मुंबई में था एक, कोलकाता में था। हालांकि भारत के समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अब चेन्नई व अमृतसर में भी नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। निदान यानी कि NIDAAN पोर्टल का आरंभ। ये निदान क्या है? NIDAAN इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ठीक, इस पोर्टल का आरंभ इस देश में पदार्थ रोधी कानूनों को लागू करने वाली अलग अलग केंद्रीय व राज्य अभियोजन एजेंसियों के उपयोग से लॉन्च किया गया है। ये गिरफ्तार नार्को अपराधियों का रिकॉर्ड रखने वाला अपनी तरह का पहला डेटाबेस पोर्टल है। आगे की राह ऐसे में क्या हो सकती हैं? आगे की राह के रूप में खुफिया जानकारी साझा करके, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा करके, आपूर्ति के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करके, नागरिकों में जागरूकता पैदा करके, सज़ा में वृद्धि करके और भी बहुत कुछ करके जो है
हम इन गतिविधियों को रोक सकते हैं। जो मादक पदार्थों से जुड़े जोखिम है उनको कम किया जा सकता है। तो खुफिया जानकारी किस तरह से, देखिए कई राज्य और केंद्रीय एजेंसियां समन्वय में कार्य करने के बजाय अलग अलग कार्य करती हैं। राज्य पुलिस आमतौर पर ड्रग्स वितरकों और पेडलर्स यानी अल्प मात्रा में मादक पदार्थ बेचने वालों को पकड़ती हैं, जबकि केंद्रीय एजेंसियां बड़े तस्करों को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन सभी एजेंसियों को समन्वय में कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा है तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा करके आगे की राह के रूप में हम इनको रोक सकते हैं। मादक पदार्थों के लिए डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी राज्यों को ब्लॉकचेन विश्लेषण, मैप इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए राज्यों को नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा आपूर्ति के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करके भी इसे रोका जा सकता है। सामान्यतया जांच अधिकारी मादक व नारकोटिक्स पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उनके विक्रेताओं और वितरकों को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि अक्सर ऐसे पदार्थों की आपूर्ति के स्रोत का पता लगाने में विफल रहते हैं, इसलिए उन्हें आपूर्ति के स्रोत का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा नागरिकों में जागरूकता पैदा करना, व्याख्यान, फिल्म और साहित्य सामग्री उपलब्ध कराकर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सकती है। साथ ही अधिक नशा मुक्ति केंद्रों और शिविरों की स्थापना की जानी चाहिए। सज़ा में वृद्धि, एनडीपीएस और अन्य कानूनों के तहत दंड का प्रावधान बरामद प्रतिबंधित पदार्थों की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। एनडीपीएस और अन्य कानून जो भी बने हुए हैं इनके तहत ऐसा करना चाहिए। ठीक है, एनडीपीएस क्या है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये 1985 का एक्ट है और इसी एक्ट के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का जो है गठन किया था गृह मंत्रालय ने। अब देखिए यहाँ हमने बात की साइकेडेलिक पदार्थ, यानी कि क्या होते हैं साइकेडेलिक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा। साइको एक्टिव पदार्थों का ऐसा वर्ग है जो धारणा और मनोदशा और संज्ञानात्मक प्रक्रिया में परिवर्तन लाता है। इसे एलुसिनोजन मति भ्रामक दवा के नाम से भी जाना जाता है। साइकेडेलिक व्यक्ति की सभी इंद्रियों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति के सोचने एवं समझने के तरीके तथा संभावना को बदलाव लाता है। किसी व्यक्ति के मति भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है, अर्थात ऐसी चीज़ें देखना या सुनना जो मौजूद है ही नहीं या विकृत रूप में है। इसके अलावा साइकेडेलिक्स न तो जहरीला पदार्थ है, न ही इसे नशे की लत लगती है। साइकेडेलिक कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक रूप से पेड़ों, बेलों, बीज, कवक आदि पत्तियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा साइलोसाइबिन या मैजिक मशरूम प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मति भ्रम के प्रभावों के लिए इनका सेवन किया जाता है। साइलोसाइबिन से युक्त मशरूम छोटे होते हैं। ये सामान्यतः गेरुआ या भूरे रंग के होते हैं। वनों में लोग अक्सर कई अन्य मशरूमों को साइलोसाइबिन युक्त मशरूम समझने की भूल कर लेते हैं, जबकि वास्तव में ये जहरीले मशरूम होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ अन्य साइकेडेलिक्स निम्नलिखित शामिल है, जैसे उत्तरी अमेरिका का पियोटे कैक्टस, लोफोफोरा विलियमसी से प्राप्त ये मैस्केलाइन होता है। ठीक है, तो ये मशरूम कई बार गलत पहचाने नहीं जाते हैं और इससे व्यक्ति की जो है मृत्यु तक हो सकती हैं। एनएन डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन यह दक्षिण अमेरिका के धार्मिक अनुष्ठान अयाहुस्का का एक प्रमुख घटक है। शोधकर्ताओं ने सिंथेटिक साइकेडेलिक का निर्माण भी किया है। शोधकर्ताओं ने, ठीक है। भारत में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक, यानी कि एनडीपीएस क्षमा कीजिएगा, एनडीपीएस एक्ट जो है 1985 साइकेडेलिक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। केटामाइन साइकेडेलिक गुणों से युक्त डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है। इसका उपयोग सख्त चिकित्सीय निगरानी में एनेस्थीसिया के लिए और उपचार प्रतिरोधी अवसाद के इलाज के रूप में किया जाता है। अब हम समझेंगे संक्षिप्त सुर्खियों को। संक्षिप्त सुर्खियों में हमारी हैं थर्मोबेरिक बम।
थर्मोबैरिक बम क्यों सुर्खियों में है, क्या होता है ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। यह मानवाधिकार समूह ने म्यांमार की सेना पर मानवाधिकार समूह ने म्यांमार की सेना पर थर्मोबैरिक बम के उपयोग का आरोप लगाया है। किस पर? म्यांमार की सेना पर। ठीक है, एक मानवाधिकार समूह ने। थर्मोबैरिक बम को वैक्यूम या एरोसेल बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव भी कहा जाता है। यह थर्मोबैरिक बम दो अलग अलग विस्फोटक चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। जब यह अपने लक्ष्य को टकराता है तो पहला विस्फोट चार्ज कंटेनर को खोलता है और फ्यूल मिश्रण को व्यापक रूप से बादल में बदल लेता है। एक दूसरा विस्फोटक चार्ज तब उस बादल में विस्फोट करता है। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा भाग आग का गोला एक विशाल विस्फोट की लहर और एक निर्वात उत्पन्न करता है जो आसपास की संपूर्ण ऑक्सीजन को सोख लेता है। वर्तमान में विशेष रूप से इसका उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध लगाने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून जो है मौजूद नहीं है। थर्मोबैरिक हथियार कैसे काम करता है? 3 चरण यहाँ दिए गए हैं। पहले चरण में सटीक निर्देशित बम लक्ष्य पर हमला करता है, तो हमला करना लक्ष्य पर। इसके अलावा एक छोटे से विस्फोट के बाद विस्फोटक सामग्री में बादलनुमा घेरे, धुआं, आग का गोला का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा विस्फोटक उक्त बादलनुमा घेरे को प्रज्वलित करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरा विस्फोटक जो होता है, पहला तो क्या करता है, पहला विस्फोटक तो एक बादलनुमा घेरा बनाता है। दूसरा विस्फोटक जो इसमें जुड़ा होता है वो उक्त बादलनुमा घेरे को प्रज्वलित करता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो मानव शरीर को वाष्पित करने में सक्षम होता है। अगली सुर्खी है खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने तरल ईंधन वाली चौथी पीढ़ी की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसे खैबर नाम दिया गया है। इस मिसाइल का खुर्रमशहर नाम एक ईरानी शहर के नाम पर रखा गया है। यह 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान भीषण लड़ाई हुई थी खुर्रमशहर में। ठीक है। खैबर जो है ये कभी एक यहूदी किला वर्तमान सऊदी अरब में था। 7वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा जीत लिया गया था खैबर। खुर्रमशहर 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। खुर्रमशहर 4 जो है इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। यह 1500 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जाने में भी सक्षम है। इसे उत्तर कोरिया की मुसुदन बैलिस्टिक मिसाइल के मॉडल पर तैयार किया गया है। उत्तर कोरिया की मुसुदन बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल किसी क्षमता को साधने के लिए परमाणु या पारंपरिक वॉर हेड छोड़ने हेतु प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का उपयोग करती हैं। ये शुरुआती चरण में एक रॉकेट द्वारा संचालित होती हैं। अगली सुर्खी है भारतीय नौसेना यानी नौकायन पोत INSV तारिणी। तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV जो तारिणी है वो INSV तारिणी महासागर पार अंतर महाद्वीपीय यात्रा पूरी करने के बाद भारत लौट आई है। ठीक है। INSV तारिणी यानी कि भारतीय नौसेना नौकायन पोत तारिणी, ये जो है महासागर पार अंतर महाद्वीपीय यात्रा पूरी करने के बाद भारत लौट आई हैं। 188 दिन की इस समुद्री यात्रा के दौरान यह गोवा से केप टाउन होते हुए रियो डी जेनेरिया गई और वापस आई हैं। वर्तमान नौकायन अभियान एक महिला को अकेले पोत द्वारा वैश्विक परिभ्रमण करने में सक्षम बनाने के लिए नौसेना की अगली परियोजना का हिस्सा था। INSV तारिणी को 2017 के नाविका सागर परिक्रमा अभियान के लिए जाना जाता है। 2017 के नाविका सागर परिक्रमा के लिए जाना जाता है INSV तारिणी को। यह पूरी तरह से महिला चालक क्रू दल द्वारा विश्व का पहला भारतीय सागर परिक्रमा अभियान था। सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास। एक्सरसाइजेज इन न्यूज़। समुद्र शक्ति 23 यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अभ्यास जल राहत, यह एक बाढ़ राहत अभ्यास है। इसका उपयोग भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल यानी कि NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर मोचन फोर्स, मोचन को R कह देंगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA तथा पुलिस बल के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से ये अभ्यास जल राहत जो है किया है। यह अभ्यास असम में मानस नदी पर स्थित ग्रामा पुल पर किया गया है। सुदर्शन शक्ति 2023
इसे राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान द्वारा संचालित किया गया है। समुद्री सैन्य अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 23 ये भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स RSNF के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में जाना जाता है। यह द्विपक्षीय अभ्यास है। तो एक तो समुद्र शक्ति 23, एक हो गया अभ्यास जल राहत, इसके अलावा एक है सुदर्शन शक्ति 2023। तो ये जो हैं, इसके अलावा समुद्री सैन्य अभ्यास उसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी 23, अल मोहेद अल हिंदी 23। अगली जो सुर्खी है सुरक्षा से संबंधित वो है आसियान भारत समुद्री अभ्यास, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, AIME इसको हम कहते हैं। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ये है। हाल ही में पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है मई 2023 में। स्थान क्या है इसका? अभ्यास का बंदरगाह चरण जो है वो चांगी नौसेना बेस, सिंगापुर नौसेना बेस का नौसेना बेस है। ये सिंगापुर नौसेना का नौसेना बेस है जिसको चांगी नौसेना बेस कहते हैं, उसमें आयोजित किया गया था। ठीक है, अभ्यास का जो बंदरगाह चरण है वो वहाँ पर आयोजित किया गया था। इसका समुद्री चरण जो है वो दक्षिणी चीन सागर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इससे भारत की ओर से निम्नलिखित ने भाग लिया। INS दिल्ली, INS सतपुड़ा, P-8I समुद्री गश्ती विमान, इन सब ने भाग लिया। INS दिल्ली क्या है? यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक हैं। इसके अलावा INS सतपुड़ा यह स्वदेश निर्मित एक निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। इसके अलावा P-8I समुद्री गश्ती विमान, इस विमान ने आसियान भारत समुद्री अभ्यास की शुरुआत में भाग लिया था। उद्देश्य देखें इसका तो समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, आसियान देशों की नौसेनाओं और भारतीय नौसेना के बीच में विश्वास, मित्रता एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार हमने सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को संपूर्ण रूप से एक वीडियो में समाप्त कर लिया।